नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जिज्ञासा के हिंदी के एपिसोड के इस चौथे वीडियो के साथ। कल हमने हिंदी की उपभाषाओं और उससे जुड़ी हुई बोलियों के बारे में बातचीत की। कल का टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण था। आज हम हिंदी की जो विकास यात्रा है उसमें कुछ चीजें पिछली क्लासेस की रिवाइज करेंगे और उसके बाद आगे से हमारा अध्ययन कैसा रहेगा इसकी रूपरेखा का निर्धारण करेंगे। यानी दो बातें, हम संस्कृत से शुरू करके एक एक चीज को फिर थोड़ा थोड़ा देखेंगे और जो हिंदी जहां से शुरू हो रही है वहां से आगे की पढ़ाई आप किन काल खंडों में चीजों को विभाजित करके पढ़ाएंगे उसकी एक रूपरेखा तय करेंगे और उसके बाद से आगे की जो क्लासेस रहेंगी उन क्लासेस में एक एक चीज को बहुत विस्तार से बताने का मैं प्रयास करूंगा। फिलहाल आज की क्लास आप ऐसे समझिए कि आगे जो आने वाली क्लासेस हैं उनका मोटा मोटा स्वरूप आज को मैं बता रहा हूं। जो वन लाइनर्स तथ्यात्मक प्रश्न जो बनते हैं वो प्रश्न आज की क्लास में कवर हो जाएंगे और इसके बाद हम वीरगाथा काल से एक एक करके चीजों को थोड़ा डिटेल में जाने का प्रयास करेंगे। राष्ट्र ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे, उनके एक एक कवि के बारे में पढ़ेंगे, इन ग्रंथों के अलावा जो फुटकल रचनाएं उस काल में हुई उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी कुल मिलाकर आगे की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्रयास ये भी रहेगा कि हम बहुत डीप में भी ना जाएं, लेकिन बिल्कुल संक्षिप्त से थोड़ा ज्यादा और विस्तृत से थोड़ा कम, यानी हम एक मध्य मार्ग अपनाते हुए, भगवान बुद्ध वाला जो मध्य मार्ग है उस मध्य मार्ग को अपनाते हुए चलेंगे ताकि अगर कभी थोड़ा कठिन लेवल के प्रश्न भी पूछे जाए वो भी आप कर लें और सरल लेवल के पूछे जाए वो तो आप कर ही लें। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हो सकता है इस क्लास में आपको ये लगे कि ये क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं, जिज्ञासा के प्रारंभ का उद्देश्य ही यही है कि जो नौटंकी चलती है विशेष प्रकार की क्लासेस के नाम पे, जिसमें 50 मिनट या 1 घंटे की क्लास में 30 से 35 मिनट ड्रामा करने में गुजरते हैं, चुटकुले सुनाने में गुजरते हैं, शायरी सुनाने में गुजरते हैं, हंसने हंसाने में गुजरते हैं, मनोरंजन करने में गुजरते हैं। जिज्ञासा उन सारे प्लेटफॉर्म से बिल्कुल अलग खड़ा है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि यहाँ बहुत सारी भीड़ हो, बहुत सारे लोग इन वीडियो को देखें, क्योंकि ये सब उद्देश्य व्यक्ति का तब होता है जब वह दो तीन चीजें चाहता है। पहला, उसे पैसा चाहिए होता है, उसे व्यूज चाहिए होते हैं, तो वो सारे काम करेगा जिससे लोग एंटरटेन। मुझे किसी को एंटरटेन नहीं करना, एंटरटेन इसलिए भी नहीं करना कि मुझे इस प्लेटफॉर्म से एक भी पैसा नहीं चाहिए है। दूसरा, उसे अपनी किताबें किताबें बेचनी होती हैं, तब वो मार्केटिंग फंडाज अपनाएगा, वो भी मुझे नहीं करना, कोई किताब भी नहीं बेच। मैं कभी आपसे ये भी नहीं कहने वाला कि वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कुछ नहीं करिए। आराम से अगर आप देखने आए हैं तो प्रॉपरली पूरा वीडियो देख कर जाइए और ज़्यादा अच्छा ये हो कि आप अपनी कॉपी और पेन साथ लेकर के बैठें और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो नोट करके जाइए। इसका जो लाभ आपको मिलेगा वो परीक्षा में मिलेगा, आपके जीवन में मिलेगा। तो ये क्लास मैं जानबूझ के बहुत इंटरेस्टिंग नहीं बना रहा, इसलिए भी नहीं बना रहा कि मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ मैं आपको 35 से 40 मिनट में पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ, उसको बताते बताते मुझे 70-80 मिनट लग जाए, जिससे आपका भी समय खराब होगा, मेरा भी समय खराब होगा। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनसे हम शुरुआत करते हैं। आज मैंने पीपीटी बना ली है ताकि और थोड़ा कम समय लगे। जब मैं इस पर लिखता हूं तो थोड़ा और ज्यादा समय लगता है, तो मैंने ये प्रयास किया है कि पीपीटी के माध्यम से अगर आप पढ़ेंगे तो समय थोड़ा और कम लगेगा। ठीक है, हेडिंग जैसी कि आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है हिंदी का विकास क्रम। ठीक है, हिंदी का विकास क्रम, हिंदी का विकास क्रम। विकास क्रम के बारे में बहुत सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। हिंदी एक आधुनिक आर्य भाषा है जिसका विकास आर्यों की प्राचीन भाषा संस्कृत से हुआ है। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। भारतीय तथा बाहरी क्षेत्रों में आर्य भाषाओं का विकास अलग अलग पद्धति के अनुसार हुआ है। भारतीय आर्य भाषा का विकास क्रम क्या रहा है, इस चीज को हम लोग देख चुके हैं और प्रयास करेंगे कि उसको हम एक बार फिर से
मोटे तौर पे रिवाइज कर लें और फिर उसके बाद विशिष्ट तौर पे हम इन चीजों को देख लें। रिवाइज करने का सीधा सा ये है कि सबसे पहले इन आर्य भाषाओं की शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है वैदिक संस्कृत से। और मैं जब वीडियो देख रहा था तो मैं सामने आ जाता हूँ लिखते समय, तो आज मैं प्रयास करूंगा कि सामने ना हो। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद दूसरा जो स्वरूप हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है काय का? लौकिक संस्कृत का। लौकिक संस्कृत के बाद प्राकृत भाषाएं आती हैं, और प्राकृत भाषाओं में कौन आता है? सबसे पहले पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद अभट्ट, और इसके बाद जो आता है वो है आधुनिक भाषाएं। ठीक, आधुनिक, और आधुनिक भाषा में आता है क्या? हिंदी। अब हिंदी का जब हम अध्ययन करते हैं तो हिंदी को भी 3 भागों में विभक्त करके हम हिंदी का अध्ययन करते हैं। एक तो प्राचीन हिंदी, दूसरी मध्यकालीन हिंदी, और तीसरी आधुनिक हिंदी। तो ये एक डिवीजन होगा जिसे हम समझने का प्रयास करेंगे, जिसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उसको हम एक और चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका समय लगभग 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके तहत 2 विभाजन है। 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक क्या चला? वैदिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृत चली 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग ये स्थितियां थी। मध्यकालीन आर्य भाषाओं में प्राकृत भाषाएं हैं। ये 500 ईसा पूर्व से 1100 ईस्वी तक इनका समय माना जाता है। कहीं कहीं आपको ये 1050 लिखा हुआ मिल सकता है, और कहीं कहीं पे 1000 भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये स्थिति अबहट्ट के कारण आती है। तो इस पूरे काल को जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल कहा जाता है, इसको 4 भागों में विभक्त करते हैं। पहला जो भाग है उसे हम प्रथम प्राकृत काल कहते हैं, जिसमें पाली बोली जाती थी। दूसरे भाग को द्वितीय प्राकृत काल कहते हैं, जिसकी भाषा प्राकृत थी। तीसरे को तृतीय प्राकृत काल कहते हैं, जिसकी भाषा थी अपभ्रंश। और चौथे को हम कहते हैं चतुर्थ प्राकृत काल, जिसकी भाषा थी अभट्ट। समय इनका समझ लें। पहली प्राकृत भाषा यानी पाली 500 वर्ष, दूसरी प्राकृत भाषा प्राकृत वो भी 500 वर्ष, तीसरी प्राकृत भाषा अपभ्रंश वो भी 500 वर्ष, और अभट्ट के को लेकर के बहुत सारे मतभेद है। तो अभट्ट का काल अगर माना जाएगा तो माना जाएगा 100 साल के लगभग। कहां से कहां तक? 1000 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक। महत्वपूर्ण बातें एक बार फिर यहाँ की रिवाइज कर लें। जब भी आप पाली की बात करेंगे तो आप बिना बुद्ध की बात करे नहीं रह सकते। आपको बुद्ध की बात करनी पड़ेगी अगर आप पाली की बात करेंगे तो। ठीक है, तो भारत की प्रथम देश भाषा यही थी, लोक भाषा यही थी, और बुद्ध के सारे उपदेश इसी में है। जो सिद्ध संत थे, जिनकी संख्या 84 है, वो सिद्ध संत भी इसी भाषा का उपयोग करते थे। वो शुद्धतम संस्कृत का उपयोग नहीं करते थे, और शायद यही कारण था कि वो अपने समय में खूब लोकप्रिय हुए। क्योंकि जब भी किसी साहित्यकार ने लोक भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है तो उसे बहुत तरजीह मिली है। अगर आधुनिक युग की हम बात करें तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को हम देखते हैं जब, तो हरिवंश राय बच्चन जी ने बहुत गहरी बातें कही हैं, बहुत सरल और रोजमर्रा वाली भाषा, बहुत सरल और रोजमर्रा की भाषा। मुंशी प्रेमचंद ने भाषा को बहुत कठिन करने का प्रयास ही नहीं किया। कबीर दास जी जब थे तब उन्होंने अपने समय में भाषा के सबसे प्रचलित स्वरूप का सहारा लिया, और उनकी भाषा को शुदक्कड़ी या फिर पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। मतलब जहाँ के जो शब्द वास्तविक भाषा में, लौकिक भाषा में चल रहे थे, समाहित थे, उन्होंने उनका प्रयोग बिल्कुल वैसे ही किया। उन्होंने उन्हें शुद्ध करने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने साहित्यिक आधार पर उसको फिल्टर करने का प्रयास नहीं किया। जो कुछ जैसा चल रहा था बिल्कुल वैसा यूज किया। तो 3-4 लोगों को हम देखते हैं, जैसे नीरज जी लिखते थे जब, तो उनकी भाषा बहुत सदी हुई होती थी, लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी जब लिखते थे तो उनकी भाषा बड़ी देशज होती थी, या हम ये कह सकते हैं कि जो आम बोलचाल की भाषा है उन्होंने उसमें लिखा। पूरी मधुशाला आप पढ़िए, इतनी बेहतरीन तरीके से उसको लिखा है, जिसके अर्थ, जिसके भाव बहुत प्रगाढ़ है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन भाषा बड़ी नॉर्मल सी है। आप पढ़िए और आपको नॉर्मली सी समझ आ जाएगी। जबकि आप और लेखकों को और साहित्यकारों को पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा कठिन सा प्रतीत होगा। ठीक है, द्वितीय प्राकृत का संबंध सीधा महावीर से है, और महावीर के सारे उपदेश इसी भाषा में है। अपभ्रंश का अर्थ भ्रष्ट या विकृत भाषा होता है, और ये संक्रांति काल की या संक्रमण काल की भाषा थी, जिसको कहा जाता है अभट्ट। ठीक है, अब
इनके बाद पहला काल हो गया प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का और दूसरा काल हो गया मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का। अब हम बढ़ते हैं इसके तीसरे काल की ओर, अर्थात आधुनिक आर्य भाषाओं का काल। और इस आधुनिक काल में प्रवेश होता है हिंदी का। यानी अगर हम सही से हिंदी का निर्धारण करें कि हिंदी दरअसल कितनी पुरानी है, तो हिंदी अभी बहुत पुरानी नहीं है। लगभग 1000 वर्षों का समय ही हिंदी को हुआ है। कुछ लोग इसका प्रारंभ 1050 से, कुछ लोग 1100 से मानते हैं। लेकिन आप ये तो समझ ही लो, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि कभी भी जब किसी चीज में परिवर्तन होता है, खासकर अगर भाषा की हम बात करें, तो जब परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन ऐसा नहीं होता है कि एक दिन तिथि बदली, वर्ष बदला, महीना बदला और भाषा परिवर्तित हो गई। ये एक प्रक्रिया होती है जो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है। और साहित्य के मामले में एक बात और थोड़ा समझ लो, प्रत्येक साहित्यकार अपने आप को विद्वान दर्शाने के लिए सदैव थोड़ी कठिन प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है या पिछली भाषा का प्रयोग करता है। यानी जो वर्तमान समय में लौकिक भाषा होती है, लोगों की भाषा होती है, देश भाषा होती है, अगर साहित्यकार उसमें लिखेगा तो उसको ये लगता है कि उसे लोग सीरियसली नहीं लेंगे, उसे लोग साहित्यकार नहीं मानेंगे, कि इसकी तो भाषा बिल्कुल वैसी है जैसी हमारी है, तो ये काहे का साहित्यकार। तो साहित्यकारों के साथ एक और समस्या रही है, उन्होंने सदैव जब लेखन किया तो उस समय की प्रचलित भाषा का प्रयोग न करके 200-300 साल 400 साल पुरानी जो भाषा का स्वरूप था उसका उपयोग किया, ताकि लोगों की नजर में ऐसा बना रहे कि ये वाकई में विद्वान आदमी है। बहुत सारी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जब आप ये समझने का प्रयास करेंगे तो एक दिन ऐसा कुछ नहीं होता, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो आप वही मान लो 1000 से 1100 के बीच में आधुनिक आर्य भाषा यानी हिंदी का प्रवेश हुआ। इसका समय 1100 ईस्वी से अभी तक का माना जाता है। इसमें हिंदी, बंगला, उड़िया, असमी, मराठी, गुजराती, पंजाबी और सिंधी जैसी भाषाएं शामिल हैं। और इनके बारे में जब हम कल बोलियों की बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि अपभ्रंश अपने अंतिम समय में आते आते कई बोलियों का स्वरूप ले चुकी थी, बल्कि इवन कई उपभाषाओं का स्वरूप ले चुकी थी। उन उपभाषाओं में कुछ बोलियां थी और आगे चल के ये बोलियां उपभाषाओं के रूप में परिवर्तित हुई और फिर वहां से भाषाओं के रूप में परिवर्तित हो गई। इन्हीं में से गुजराती है, पंजाबी है, सिंधी है, मराठी है, असमिया है, उड़िया है, बांग्ला है। ये एक ही उसी अपभ्रंश से ही निकली हुई है, लेकिन धीरे 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 ये फिल्टर आउट होती चली गई और अलग होती चली गई। ये हमने देखा। अब हिंदी के पूरे युग को, हिंदी के पूरे काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक प्राचीन हिंदी का काल, दूसरा मध्यकालीन हिंदी का काल और तीसरा आधुनिक हिंदी का काल। तो जिस तरह से पीछे हमने पूरे भाषा के युग को 3 भागों में विभक्त किया था, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक उसी तरह से हम हिंदी के काल को भी 3 भागों में विभक्त करते हैं। पहला प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक। अब यहाँ एक बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, हो सकता है कभी आपको इनके काल के संबंध में प्रश्न पूछ दिया जाए। तो याद रखिएगा 1100 या इसको 1050 भी कह सकते हैं, यहां से लेकर के 1400 तक का जो काल है वो प्राचीन हिंदी के रूप में जाना जाता है। जो द्वितीय काल है 1400 से 1850 तक का 450 सालों का काल, ये जो है ये कहा जाता है मध्य हिंदी के रूप में। और 1850 से अभी तक हिंदी के जिस स्वरूप का हम अध्ययन करते चले आ रहे हैं या जिस स्वरूप का हम उपयोग करते चले आ रहे हैं, उस स्वरूप को हम कहते हैं हिंदी का आधुनिक स्वरूप। ठीक है, हिंदी का आधुनिक स्वरूप उसे कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके हिंदी के स्वरूपों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी जानकारी जुटाते हैं प्राचीन हिंदी के बारे में। यह वह काल था जब हिंदी संस्कृत से शुरू होके बदलते 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 अपभ्रंश तक पहुंची थी और अब अपभ्रंश से एक नए प्रकार की भाषा का जन्म हो रहा था जिसे हिंदी कहा गया। हालांकि उस समय हिंदी अपने एकीकृत स्वरूप में नहीं थी, अलग अलग जगहों की हिंदी अलग अलग तरह की होती थी क्योंकि बोलियां विभाजित थीं। इसका एक संगठित या एकीकृत स्वरूप उस समय मौजूद नहीं था। ये आपको उस समय की रचनाओं में भी देखने को मिलेगा। इस काल की अगर हम सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं देखें
तो वो रचनाएं रासो ग्रंथों के रूप में हमें मिलती हैं, चाहे उसमें पृथ्वीराज रासो हो, चाहे परमाल रासो हो, चाहे खुमार रासो हो, चाहे बीसल देव रासो हो। ये सारी रचनाएं हमें रासो ग्रंथों के रूप में मिलती हैं। इसके अलावा फुटकल भी बहुत सारी रचनाएं हुई, अमीर खुसरो उसी काल में हुए, खुसरो ने अपनी रचनाएं की। तो हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन उस समय के इतिहास को एक बार समझ के देखने का प्रयास करिए। यह वह काल था जब मुस्लिम आक्रमण भारत पर बहुत तेजी के साथ हो रहे थे। यह वह काल था जब भारत में मुस्लिम सत्ता का की स्थापना का दौर था, मुस्लिम सत्ता स्थापित हो रही थी। ये उस काल की बात है। अब उस काल की बात है तो सीधी सी बात है कि हम नए नए प्रभावों में आ रहे थे, और जब हम सामाजिक तौर पे नए प्रभावों में आते हैं तो हमारी भाषा भी उससे प्रभावित होती। जो भी आ रहा था, अरब आ रहा था, तुर्क आ रहा था, अपनी एक भाषा लेकर के यहाँ आ रहा था, अरबी लेकर के आ रहा था, फारसी लेकर के आ रहा था। हमारी भाषा के साथ उनकी भाषा मिक्स्ड हो रही थी, और इसका प्रभाव इस काल में तो देखने को नहीं मिला। लेकिन जब आप मध्यकालीन हिंदी को पढ़ेंगे, जब आप मध्यकालीन हिंदी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो सिंथेसिस 1100 से लेकर के 1400 के बीच में हुआ, उसका प्रभाव साहित्य में आपको 1400-1500 ईस्वी के करीब दिखता है, या उसके बाद भी दिखता है। बहुत सारी रचनाएं ऐसी हुई जो हिंदुस्तानी भाषा में हुई, यानी वो कोई एक विशिष्ट भाषा नहीं थी, उसमें बहुत सारी भाषाओं के शब्द और व्याकरण शामिल हुआ करता था। ठीक है, खैर हम शुरुआत से देखते हैं कि हिंदी का जो आदिकाल है, हिंदी भाषा का शिशुकाल कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, आदिकाल मतलब प्रारंभ था, नया नया जन्म हुआ था हिंदी का, और पहला काल जिसे हम कहते हैं उसे हम आदिकाल कहते हैं। तो इसे शिशुकाल कहा जाता है, यानी हिंदी शैशवावस्था में थी। यह वह काल है जब अपभ्रंश और अवहट्ट प्रभाव हिंदी भाषा पर मौजूद था। मैं पहले भी यह बात बता चुका हूं कि भाषा परिवर्तन कभी भी एक दिन का मसला नहीं होता है, एक दिन में भाषा परिवर्तित नहीं होती है। प्रभाव लंबे समय तक भाषाओं पर रहता है और धीरे धीरे हटता चला जाता है। जैसे ही हम किसी दूसरी संस्कृति और दूसरी भाषा के संपर्क में आते हैं, तो उस भाषा का प्रभाव हमारी भाषा के ऊपर आना शुरू हो जाता है, और पिछला वाला जो प्रभाव है वह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा ही हमारे साथ हुआ। हम अपभ्रंश से चले थे, उसके स्वरूप में परिवर्तन करके अभट्ट बना, अभट्ट से हिंदी का स्वरूप मिला। तो अचानक 100 वर्षों में एकदम ऐसा नहीं हो जाएगा कि हिंदी अपने किसी एक नवीन स्वरूप को प्राप्त कर लेगी। संभव ही नहीं है। नवीन स्वरूप को कैसे प्राप्त कर लेगी? धीरे धीरे सिंथेसिस होगा। तो जो प्रारंभिक दौर था, पहला दौर था, उस पहले दौर की खासियत ये थी कि उसमें अभी भी अपभ्रंश और अभट्ट के जो स्वरूप थे वो मौजूद थे, पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे, और हिंदी की बोलियों के निश्चित व स्पष्ट स्वरूप विकसित नहीं हुए थे। वही बात मैं बता रहा हूँ कि इसकी जो बोलियां थी वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई थी, उनका स्वरूप एकदम क्लियर नहीं हो पाया था। ये उस समय की एक समस्या थी। उस समय सिंथेसिस का दौर चल रहा था, सिंथेसिस हो रही थी। ठीक है, प्राचीन काल की हिंदी में अस्पष्ट रूप से ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली का पुट मिलता है। यानी ये जो बोलियां थी जो आगे चल के मध्यकाल में अपने विकसित अवस्था में पहुंची, खासकर ब्रजभाषा, अवधी, और मध्यकाल के अंतिम दौर में खड़ी बोली हिंदी। मध्यकाल में तो अवधी और ब्रजभाषा का प्रभाव बहुत ज्यादा था। तो ये बोलियां प्रारंभ वाले काल में, प्राचीन काल में अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाई थी। बस ये है कि इनका निर्माण शैशवावस्था में था, निर्माण चल रहा था, धीरे धीरे ये अपने आप को विकसित कर रही थी, लेकिन विकसित अवस्था में नहीं थी। ब्रजभाषा की पहली रचना संधारू अग्रवाल के द्वारा की गई, और उस रचना का नाम है प्रद्युम्न चरित। एक रचना है प्रद्युम्न चरित। ये पूरी तरह से स्पष्ट रूप से ब्रजभाषा की रचना नहीं है, क्योंकि उस क्षेत्र में की गई। तो इसमें जो संपुट मिलता है, इसमें जो खासियत मिलती है, इसकी इसकी जो प्रकृति मिलती है, या इसका जो स्वरूप मिलता है, ये लगभग लगभग वैसा है जैसा कि बाद में ब्रजभाषा का स्वरूप निर्धारित हुआ। तो जब भी कोई पहली रचना मिलेगी, वह स्पष्ट रूप से उस भाषा की रचना नहीं होगी। हाँ, उसमें उस भाषा का इनपुट ज्यादा होगा, उस भाषा का प्रभाव ज्यादा होगा, वो देखने में वैसे लगेगी। तो ऐसा ही संधारू अग्रवाल की पहली रचना के साथ भी हुआ होगा। रचना थी प्रद्युम्न चरित। अवधी की पहली रचना
मुल्ला दाऊद ने लिखी और उस रचना का नाम है चंदायन, लोर कहा या लोर चंदा। अगर आप पूर्वी यूपी में जाते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाते हैं, तो वहां एक कहानी बड़ी फेमस है और वो कहानी है वीर लोरिक की कहानी। और वीर लोरिक को उस क्षेत्र में लोक देवता के रूप में माना जाता है। बहुत लंबी कहानी है, कभी आप चाहेंगे तो मैं सुनाऊंगा आपको वो कहानी। ये कहानी मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई और सोनभद्र में अभी भी एक ऐसा पत्थर पाया जाता है जो बीच में बीच से दो भागों में विभक्त है। कहा जाता है कि वो वीर लोरिक ने एक ही तलवार से उस पत्थर को दो भागों में विभक्त कर दिया था। तो ये पहली रचना थी अवधि की, चंदा है, चंदायन या लोर कहा या लोर चंदा। और ये प्रेम पर आधारित है, प्रेम भी है इसमें, इसमें शौर्य भी है, यानी वीर रस भी है, श्रृंगार रस भी है, ऐसी एक रचना है। खड़ी बोली के प्रारंभिक स्पष्ट साहित्य के विकास का श्रेय सिद्ध संत सरहपा, नाथ संत गोरखनाथ, सूफी संत खुसरो, जयदेव, नामदेव, रामानंद आदि संतों को जाता है। और फिर धीरे धीरे इन्हीं के बाद पहले ब्रजभाषा अपने पूरे जोश में रही, ब्रजभाषा अपने विकास के सर्वोत्कृष्ट पायदान पर रही, उसके बाद अवधि डेवलप हुई और अवधि के बाद इन्हीं दोनों बोलियों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके जो एक नई बोली जो कि आगे चल के भाषा बनी, खड़ी बोली शुरू की, जो वास्तविक स्वरूप हिंदी का माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप माना जाता है, उसको आप कहते हैं खड़ी बोली। ये तो बात हुई प्रारंभिक हिंदी की, जो हिंदी है कहाँ की, प्राचीन काल की। ठीक, अब हम एक और महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, इसको हम स्पष्ट रूप से अभी जैसे हमने यहाँ पे जो बातें की, आदिकाल की बात की, इसको हम वीर गाथा काल भी कहते हैं, इस पे चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे अगली क्लासेस से, यानी आज के बाद से जो क्लासेस आने वाली है उनमें हम थोड़ा और अंदर तक जाएंगे, थोड़ा और उस समय के सांस्कृतिक परिदृश्य को समझने का प्रयास करेंगे, उन रचनाओं के विषय क्या थे और वही विषय क्यों थे, वो रचनाएं उसी तरह की क्यों की गई, हम इन पे भी बात करेंगे। हम इस बात पे भी बात करेंगे क्या वो रचनाएं जो उस समय की गई वह इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और अगर महत्वपूर्ण है तो कितनी महत्वपूर्ण है, क्या उन रचनाओं में जो लिखा हुआ है उसको हम पूरी तरह से इतिहास के ग्रंथ के रूप में मान लें या इतिहास के फैक्ट के रूप में मान लें। बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। फिलहाल हम मध्यकालीन हिंदी के स्वरूप को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मध्यकालीन हिंदी का मसला ये है कि मध्यकाल में हिंदी का स्वरूप लगभग स्पष्ट हो गया था, उसकी प्रमुख बोलियां विकसित हो गई थी। आदिकाल में जो प्रक्रिया प्रोसेस में थी, जो प्रोसेस चल रहा था, बोलियां डेवलप हो रही थी, स्वरूप विकसित हो रहा था, जब 300-400 साल का समय गुजर गया, जब मध्यकाल आया, हम 1400 ईस्वी से आगे बढ़े, तब तक हिंदी ने अपनी बोलियों को ठीक ठाक मात्रा तक विकसित कर लिया था। इसका साहित्य और डेवलप होने लगा था, चीजें और बेहतर होने लगी थी, स्वरूप ज्यादा स्पष्ट होने लगा था। ऐसा हमें इस काल में देखने को मिलता है। इस काल में भाषा के 3 रूप निखर कर सामने आए और वो 3 रूपों की बात मैं अभी भी आपसे कर ही रहा था। वो 3 रूप कौन कौन से हैं? इस काल में ब्रजभाषा में बहुत सारी रचनाएं हुई। आप सूरदास को पढ़ते हैं, आप नंददास को पढ़ते हैं, ये ब्रजभाषा के बहुत बड़े कवि हुए। अवधि में आप जायसी को पढ़ते हैं, आप तुलसी को पढ़ते हैं, ये हुए। उसके बाद खड़ी बोली का गद्य लेखन प्रारंभ हुआ। खड़ी बोली में पद्य बाद में लिखा गया, इस पे ठीक ठाक बहस हुई, एक चर्चा हुई, इस बात की भी हम चर्चा करेंगे कि इस पे एक बड़ी बहस हुई। खासकर भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जो मत था, उस मत को लेकर खूब चर्चा हुई। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने प्रारंभ में ये मत दिया, उन्होंने ये कहा कि हिंदी की जो खड़ी बोली है वह गद्य लिखने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें रूढ़ता इतनी ज्यादा है कि इसमें पद्य लेखन ठीक से नहीं हो सकता। और इस बात को आप भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचनाओं में देखिए, जो उन्होंने गद्य लिखा है वो गद्य उन्होंने लिखा है खड़ी बोली में, लेकिन उन्होंने जो पद्य लिखा है, जो कविताएं लिखी हैं, वो कविताएं उन्होंने ब्रजभाषा में लिखी। पूरा पद्य उनका ब्रजभाषा में है, पूरा गद्य उनका खड़ी बोली में है। लेकिन भारतेंद्र हरिश्चंद्र के उपरांत
विद्वानों में ये मत आया कि ऐसा नहीं है कि कोई भाषा इतनी भी रिग्ड नहीं हो सकती, इतनी भी रूढ़ नहीं हो सकती कि उसमें पद ही नहीं लिखा जा सके। आज हम इस बात को मानते हैं कि खड़ी बोली में बेहतरीन पद लिखा जा सकता है, क्योंकि हम लिखते हैं, हम सुनते हैं, हम गुनगुनाते हैं, हम पढ़ते हैं, लिखा गया है, बेहतरीन पद लिखा गया है। तो इस बात को लेके हरिश्चंद्र जी की बात बाद में गलत साबित हुई कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन तीन भाषाएं बोलियां जो है वो खूब डेवलप हुई इस मध्यकाल में। इसमें से ब्रजभाषा को राजसी संरक्षण प्राप्त होने के कारण इसका तीव्र गति से विकास हुआ। अवधि का भी अच्छा विकास हुआ, लेकिन खड़ी बोली अपनी सामान्य गति से मिश्रित स्वरूप में विकासरत बनी रही। महत्वपूर्ण बात, इस बात को जरा समझ लीजिए। इस काल में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट ब्रजभाषा का हुआ, उसके बाद अगर किसी का हुआ तो अवधि का हुआ। काल कहां से था? 1400 से लेकर के 1800। भारत के उत्तरी क्षेत्र में सबसे ताकतवर साम्राज्य जो था उसकी राजधानी आगरा से लेकर के और दिल्ली तक घूमती रही। इस दौर में राजधानी आगरा से लेकर फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली, बस यही घूमती रही। अब इतनी जगह पर यही भाषा बोली जाती थी लगभग, ये आगरा मथुरा वाला क्षेत्र जहां पे ब्रजभाषा बोली जाती है, तो यहीं पर घूमती रही। तो इन लोगों को जो इस भाषा के कवि थे उन्हें ठीक ठाक संरक्षण मिला राजसत्ता से, और जब राजसत्ता से ठीक ठाक संरक्षण मिलेगा तो सीधी सी बात है वह भाषा डेवलप हो जाएगी। कवियों के बारे में एक बात कही जाती है कि ये गरीब लोग होते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन कविता करेगा तो वो खाएगा क्या? सीधी सी बात है। जब राजा इनको संरक्षण दे देते थे तो इन्हें खाने पीने की चिंता से मुक्ति मिल जाती थी, और जब खाने पीने की चिंता से मुक्ति मिल जाती थी तो सीधी बात है ये पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देते थे साहित्य के प्रति। ठीक है। अब अगला आता है कि 18वीं सदी में खड़ी बोली को मुस्लिम शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ, तब इसके विकास ने अपनी गति पकड़ ली। जो परिवर्तन आए विशेषकर वो कब आए? 18वीं सदी में। और 18वीं सदी में खड़ी बोली को विकास की एक नई गति मिली, और उसके पीछे का कारण भी रहा, और वो कारण था कि जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने जिस तरह से पहले के शासकों ने ब्रजभाषा को संरक्षण दिया था, ठीक उसी तरह से मुस्लिम शासकों ने संरक्षण देना शुरू किया खड़ी बोली को। और इसके बाद जब अंग्रेज आए तो सर्वाधिक संरक्षण अगर खड़ी बोली को दिया गया तो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया, इसलिए अंग्रेजी के साथ साथ खड़ी बोली का विकास बहुत ज्यादा हुआ 1850 के बाद, ये हम देख पाते हैं। अब दो तीन फैक्ट्स और आते हैं, दो तीन पेज और बचते हैं, उनको भी जरा देख लें। मध्यकालीन हिंदी के प्रमुख रचनाकार, इन्हें हम विस्तार से बाद में जानेंगे। अभी हम ये देख लें कि इस समय की दो प्रमुख बोलियां थी और एक इनके साथ सहायक बोली थी। दो प्रमुख बोलियों में जो सबसे प्रमुख थी, जिसका डेवलपमेंट इस काल में सबसे ज्यादा हुआ, वह थी ब्रजभाषा। ब्रजभाषा के विकास में जो सबसे बड़ा योगदान, अब ब्रजभाषा मूलतः कहाँ की भाषा है? तो मूलतः अगर आप कहेंगे तो मूलतः ये भाषा है मथुरा और मथुरा के आसपास के क्षेत्र का। ये जो क्षेत्र है यह धार्मिक रूप से हिंदुओं के एक देवता से जुड़ा हुआ है, और वो है श्री कृष्ण। तो सीधी सी बात है कि उधर के रहने वाले लोगों में जो अपना धार्मिक भावना होगी वो श्री कृष्ण के प्रति होगी। तो इस भाषा का जो सबसे ज्यादा विकास किया, वो विकास किया गया कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों के द्वारा। ऐसे कवि जिन्होंने कृष्ण पे लिखा, उन्होंने सबसे ज्यादा विकास किया। और इनमें सबसे बड़ा नाम अगर किसी का आता है तो वो सूरदास जी का आता है, और साथ ही एक और बड़ा नाम आता है, वो है रसखान का। ये दो बड़े नाम हैं। एक संप्रदाय चलता था उस समय, नाम था उसका पुष्ट मार्ग या शुद्धाद्वैत संप्रदाय। इसमें सूरदास जी थे और नंददास जी थे। निम्बार्क संप्रदाय के थे एक श्री भट्ट, और चैतन्य संप्रदाय के गदाधर भट्ट। राधा वल्लभ संप्रदाय के हितहरि वंश थे। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिए। आज के दौर में देश में जो सबसे प्रसिद्ध संत हैं उनका नाम है प्रेमानंद। देश के जो सबसे प्रसिद्ध संत हैं उनका नाम है प्रेमानंद, और ये जिस संप्रदाय को फॉलो करते हैं उस संप्रदाय का नाम है राधा वल्लभ संप्रदाय। और इस संप्रदाय के ही एक संत हुए थे उस दौर में, मध्यकालीन हिंदी के दौर में, जिनका नाम था हितहरि वंश। और इन्हें यहाँ तक माना जाता है कि ये श्री कृष्ण की बांसुरी के अवतार थे। अब मैं ये कह नहीं रहा कि ऐसा ही रहा होगा, लेकिन आप ये समझिए ये माना जाता है। एवं कुछ ऐसे भी थे जो संप्रदाय निरपेक्ष थे, जो किसी संप्रदाय में शामिल नहीं थे, लेकिन लिखा उन्होंने कृष्ण भक्ति के लिए ही है। और उनमें दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है, एक रसखान का और दूसरा मीराबाई का। ये दो बड़े नाम हैं, इनका मुख्य योगदान रहा है।
इनमें प्रमुख योगदान सूरदास का रहा, जिन्हें अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। ये एक वन लाइनर है और बेहतरीन वन लाइनर है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। और भक्त मार्गी कवियों के अलावा रीति ग्रंथ लिखने वाले कवि भी इस युग में हुए, जिनमें 3-4 बड़े नाम हैं। एक बड़ा नाम केशव दास का है, सेनापति का है। देव, हालांकि महाकवि देव जो है उन्हें रीति में रखा तो जाता है, लेकिन इन्होंने भी भक्ति में लिखा, लेकिन इनके जो भक्ति लेखन था वो श्री कृष्ण के बजाय शिव जी में था। और ये मैनपुरी के मूलता निवासी थे, पद्माकर और एक व्यक्ति, जिन्होंने गागर में सागर भरी। अपने पूरे जीवन में बहुत कम रचनाएं की, मात्र 700 दोहे लिखे। और इनके 700 दोहों का जो संकलन है उसे हम बिहारी सतसई के नाम से जानते हैं। और ये कहा जाता है कि ऐसा कौन सा कवि है जिसने गागर में सागर भर दिया, तो आपका उत्तर होता है बिहारी। यानी बहुत कम लेखन करके अपने आप को इस स्थिति तक पहुंचाने वाले अगर कोई थे तो वो बिहारी थे। रीत मुक्त कवि भी थे। इन चीजों को हम थोड़ा बाद में डिफाइन करेंगे। पहली चीज अभी मैंने एक बात कही कि भक्ति वाले कवि, दूसरा फिर हम रीति वाले कवि कह रहे हैं, और तीसरे रीति मुक्त या भक्ति मुक्त भी, रीति मुक्त भी। इनका सीधा सा मतलब यह है कि ऐसे कवि जो श्रृंगार पे लिखते थे उन्हें हम रीति वाले कवि कहते हैं, ऐसे कवि जो भक्ति पे लिखते थे उन्हें भक्ति वाली कवि कहते हैं, और ऐसे कवि जो सामायिक मुद्दों पर लिखते थे, ना श्रृंगार पे ज्यादा लिखते थे और ना ही भक्ति पे, वो रीत मुक्त कवि हैं। इनमें घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव के नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं। अब एक बोली के बारे में और देख लीजिए, बाकी हम आगे से जो विशिष्टता बात करेंगे वो तो फिर खड़ी बोली पे ही करनी है। तो एक को और देख लेते हैं और वो है अवधि। ये कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे ये बोली जाती है? तो अवधि का जो क्षेत्र है वो फैजाबाद यानी अयोध्या और लखनऊ के आसपास का जो क्षेत्र है, बाराबंकी, उन्नाव, ये सारे क्षेत्रों में जो बोली बोली जाती है उसे हम अवधि कहते हैं। ब्रजभाषा के उपरांत अगर सबसे ज्यादा विकास किसी भाषा का दूसरा हुआ तो वो अवधि का हुआ। अवधि को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय दो तरह के कवियों को जाता है, एक तो सूफियों को जाता है और दूसरा प्रेम मार्गी कवियों को जाता है। हालांकि ये जो प्रेम मार्गी कवि है ये प्रॉपर रीति के नहीं है, इन्होंने भक्ति पे भी ठीक ठाक लिखा है। प्रेम का ये मतलब नहीं है कि वो रीति है या भक्ति है, तो भक्ति पे भी ठीक ठाक लिखा है। और जो दो सबसे बड़े नाम है अवधि में, वो एक तो है तुलसीदास का और दूसरा नाम है जायसी का। तुलसी ने भक्ति पे लिखा, राम भक्ति शाखा पे, और जायसी ने रीति पे लिखा। ये दो बड़े कवि हैं। तुलसीदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, उनमें से जो उनकी सबसे विशिष्ट रचना है उसकी खासियत ये है कि भारत में सबसे ज्यादा हिंदी की किताब अगर कोई बिकी है तो वो तुलसीदास की रामचरितमानस है, और जायसी की जो किताब है उसका नाम है पद्मावत। तो ये इनकी श्रृंगार पे आधारित रचना है। प्रमुख रचनाएं अगर यहाँ की देखें तो कुतुबन ने मृगावती लिखी, जैसे कि आपको मैं बता ही चुका हूँ पद्मावत है। मंझन की रचना है मधुमालती। आलम ने मधवानल काम कंदला नाम की पुस्तक लिखी। उस्मान एक बड़ा नाम हुआ है, उन्होंने चित्रावली लिखी। नूर मोहम्मद ने इंद्रावती, कासिम शाह ने हंस जवाहर, शेख निसार ने यूसुफ और जुलेखा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, शेख निसार ने यूसुफ और जुलेखा लिखा। अली शाह ने प्रेम चिंगारी आदि सूफी कवियों ने अवधि को साहित्यिक गरिमा प्रदान की। बहुत सारे सूफी कवि भी हुए। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, और ये रामचरितमानस की जो रचना है वो अवधि के भीतर भी अगर हम डिवीजन करें तो एक बैसवाड़ी अवधि एक भाग होता है, तो उसमें की है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि रामचरितमानस की रचना कौन सी बोली में हुई, तो अवधि में हुई, लेकिन अवधि में भी अगर डिवीजन कर दिया जाए तो बैसवाड़ी में। अवधि के दो सबसे प्रमुख कवि जायसी और तुलसीदास अभी मैं बता चुका हूं। जहां जायसी ने अवधि के ठेठ देहासी स्वरूप का प्रयोग किया, वहीं तुलसी ने अवधि के तत्सम स्वरूप का प्रयोग किया। आगे चल के एक और बहुत महत्वपूर्ण बहस प्रारंभ हो गई थी। वो बहस ये थी कि हमें भाषा का स्वरूप कैसा रखना है, या उसको पुराने स्वरूप में रखना है, या प्रचलित स्वरूप में रखना है, या नवीन स्वरूप प्रदान करना है। तो इस मामले में जायसी और तुलसी बिल्कुल अलग थे। तुलसी का मानना यह था कि हम पुराने स्वरूप को जारी रखेंगे, जो पुरानी शब्दावलियां हैं, जो पुराना व्याकरण है, उसको उसमें समाहित करेंगे। जबकि जायसी का मानना यह था
कि वो जो प्रचलित भाषा थी, जो चलती हुई भाषा थी, उसमें रचनाएं करना चाहते थे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको वहीं पर मिल जाएगी जहां कल वाली पीडीएफ मिली थी। तो इस क्लास को इतना ही रखेंगे। इसके आगे का जो है हम कल से प्रारंभ करेंगे वीर गाथा काल से, और एक एक रचना और एक एक कवि को बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे। धन्यवाद।